नमस्कार। आप और हम सबके सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत समय से हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब ग्रहों के बारे में वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन कभी यूक्रेन युद्ध की स्थिति आ जाती थी, कभी और ग्रहण वगैरह के वीडियो आ जाते थे। और मैं अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि भारतीय ज्योतिष की वैज्ञानिकता को परखने के लिए ये यूक्रेन के संबंध में जो मेरे पुराने वीडियोस थे, जो 24 फरवरी को हुआ था, उसमें जो प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए थे उनको आज के परिवेश में परखिए। जब ये कहा जा रहा था कि विश्व युद्ध हो जाएगा, परमाणु बम हो जाएगा, उनकी डेटें आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी, मैं उन चीज़ों के बारे में नहीं बोलता हूँ। तब भी मैंने ये बोला था कि ये ध्रुवीकरण होगा, पावर पोलराइजेशन। और आज देखिए, आज विश्व है ना, उसी दौर से गुजर रहा है। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने जो उस टाइम ग्रहों की वैज्ञानिकता से जो एक वैचारिक परिवर्तन की जो स्थिति आती थी, वैचारिक परिवर्तन इन पंच महाभूतों में, जो मैंने कणाद के वैशेषिक दर्शन से जो बात शुरू की थी कि पंचभूत, आत्मा, मन, सूर्य, परमात्मा, ये किस तरह जुड़े हुए होते हैं, हमारे अंदर विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर जो सूर्य और चंद्रमा की जो युति होती है, उनसे जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो कितनी बलवती होती हैं, कितनी कमज़ोर होती हैं, उनकी आनुवांशिकता क्या होती है, उनकी पीढ़ी क्या होती है, हमारे मन में चेतन, अवचेतन, अचेतन मन का जो हमारे पूर्वजों से क्या संबंध होता है, इसके संबंध में मेरे वीडियोस उपलब्ध हैं। और मैं चाहूँगा कि आप उनको रिव्यू करें, और रिव्यू इसलिए करें कि आप इस वैज्ञानिकता को परखें कि हमारा विज्ञान, हमारा समाज, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान कितना उन्नत था। और आज जब वो परंपराएं टूट रही हैं, वो वैचारिक पतन हो रहे हैं, हम अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, हम उनके बारे में जब कुतर्क पैदा कर रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में समस्याएं वैसे ही होती चली जा रही हैं जिनसे एक विश्व जूझ रहा है। आज हम भी जूझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या है, सूर्य का प्रभाव क्या है, सूर्य की ऊष्मा, गर्मी, प्रचंड तापमान, वो तो हम देखते हैं, लेकिन ये प्राणों से कैसे इसका संबंध जुड़ता है, इसकी व्याख्या होगी भौतिक, वैचारिक और भावनात्मक। तीनों तरीके से मैंने एक बहुत संक्षिप्त उसके अंदर समेटने की कोशिश की है। पृथ्वी सौरमंडल का एक चक्र पूरा करने में 365.241 दिन लगाता है। 365 days, 0.241 days, एक चौथाई दिन। और इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा बनाई गई कि हम 4 वर्ष में एक लीप ईयर फरवरी में बढ़ा के ये 365 दिन के चक्र का, ब्रह्मांड का जो चक्र होता है, उसको पूरा कर लेते हैं। सूर्य हमारा आत्मा का जनक है। आत्मा का संबंध हमारा प्राणवायु से है, प्राण से है। प्राणों से संबंध सूर्य का प्राणवायु से जुड़ता है, जिसको कि हम ऑक्सीजन भी कहते हैं। ऑक्सीजन जनरेट करने का जो मेन प्रक्रिया होती है वो सूर्य की ऊष्मा से ही होती है। ये शक्ति का बहुत प्रचंड गोला है और इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका व्यास 8,64,00,000 मील है। परिधि इसकी 27,19,000 मील है और पृथ्वी से इसकी दूरी 9,28,68,000 मील है।
और ये सब गणनाएं नासा वगैरह से बहुत पहले, जब वायुयान की भी उत्पत्ति हुई थी 1900 में, उससे भी 5-6 हज़ार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन वैज्ञानिकताओं का गणना कर दी थी। और इनको हमारे यजुर्वेद में कि सब डिस्टेंस, सब दूरियां, सब इनकी सब मिल जाएंगी उसमें। सूर्य से ही सभी ग्रह ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणें ही जाती हैं और उनसे बाकी के ग्रह सब आलोकित होते हैं। सूर्य क्षत्रिय जाति का क्रूर ग्रह है, सत्वगुण प्रधान है और अग्नि तत्व का कारक है। अग्नि का संबंध हमारी इच्छा से होता है, ऊर्जा से होता है, विचारों से होता है। विशेष रूप से इसका संबंध शरीर में हड्डी, पिता, सिर, हृदय पे ये अधिकार रखता है। और सूर्य सिंह राशि में 20 डिग्री तक ये उच्च का होता है और 20 से 30 तक सिंह राशि इसकी स्वराशि भी है, अपनी राशि भी है। लेकिन अपनी राशि में ये मेष में उच्च का होता है और ये 20 से 30 डिग्री तक उच्च का होता है, बाकी इसकी अपनी राशि होती है। और सिंह में भी ये 20 डिग्री तक उच्च का ही माना जाता है। उसके बाद इसकी मूल त्रिकोण राशि आ जाती है। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। इनकी राशियाँ बन जाएंगी मेष, सिंह और मकर। ये जब पूर्ण बली होता है आपकी कुंडली में, अगर ये पूर्ण बली है तो ये आपको भूमि, पद, धन इनका पूर्ण लाभ देगा। यानी सूर्य मेष में है, मेष का स्वामी भी किसी अच्छी जगह पे है, तो ये पूर्ण बली है। और पूर्ण बली है तो इन चीज़ों का लाभ आपसे जुड़ेगा। और जब ये तुला में होगा तो ये नीच का हो जाएगा और नीच के होने पे यही फल विपरीत हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। मृत्यु लोक में पंचभूत में सूर्य अग्नि तत्व का प्रतिनिधि है। कुंडली में सूर्य वर्तमान जन्म का कारक है और शनि पूर्व जन्म का। ये मैं बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुका हूँ और थोड़ा संक्षिप्त एक लाइन में फिर दोहरा देता हूँ। सूर्य वर्तमान जन्म का कारक, शनि पूर्व जन्म का कारक, राहु हमारे पूर्वजों के कर्मों का कारक। इनसे जो ग्रह जुड़ते हैं संतान को वो फल भोगने पड़ते हैं, वो बाध्य है उनके लिए। और बृहस्पति ये तय करता है कि पूर्व जन्म में आप पुण्यशील थे या नहीं थे। तो इनसे जब सूर्य से जब चंद्रमा की युति होती है, अमावस्या होती है, चंद्रमा मन अस्त हो जाता है। इसीलिए उसका संबंध पितरों से, पूर्वजों से, आत्माओं से होता है। उस टाइम में आत्मा बली होती है। इसीलिए मेरे जितने भी समाधानों की अगर शुरुआत होगी हमारे परिचयों में, पहला पितरों से ही होता है। वो आपके जागृत देवता हैं, जो आपके पूर्वज हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, आत्मा रूप परिवर्तन करती है। तो इसीलिए अमावस्या को अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करना चाहिए और उनको जल देना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, उनको जीवित अवस्था में मान के। और राहु से जिन ग्रहों की युतियाँ होती हैं वो आपके पीढ़ी दोष को बताती हैं। शनि आपके पूर्व जन्म को बताता है। सूर्य शनि की युति होती है तो यानी वर्तमान जन्म में आपको पूर्व जन्म के अपने कर्मों का भुगतान करना है। और सूर्य शनि पिता पुत्र भी है, और जब ये युति होती है तो ये पिता पुत्र में विद्रोह दिखाती है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं। तो वो अपना जब मूल परिचय देंगे तो फिर समस्या होगी। अब बात आ जाती है कि सूर्य चंद्रमा की युति की, और सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं यानी पूर्णिमा और अमावस, ये जब जिन
राशियों में राहु केतु चल रहे होते हैं और उनके एक्सेस में जब ये आ जाते हैं तो ये ग्रहण होता है। और ग्रहण में भी सूर्य केंद्र में हो और स्थिर राशियों में, चाहे उन्हीं में या उनके चतुर्थ दशम में, उनके केंद्र में, सूर्य से केंद्र में राहु, शनि, मंगल, सूर्य अगर होंगे और बृहस्पति की भी कहीं दृष्टि संबंध बन रहा हो या बृहस्पति की युति हो रही हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो भूकंप योग होते हैं। और पीछे जो चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण गए थे उनमें जो मैंने भूकंप की तिथियां निकाली थी वो भी वैज्ञानिक रूप से सही गई थी। दो दिन का 1.5 दिन का अंतर आया था और भूकंप घटित हुआ था। और जब यही सूर्य चंद्रमा शनि मंगल राहु की केंद्र युति द्विस्वभाव राशियों में होगी तो फिर ज्वालामुखी जैसे विस्फोट होंगे। ये वैज्ञानिक सिद्धांत, इनकी वैज्ञानिक ऊर्जा, इनकी कैसे बनती है, कैसे विस्फोट करती है, किस स्थिति में करती है, ये हमारे भारत के ऋषि मुनियों की ही देन थी। आज भी अगर वैज्ञानिक रूप से नासा और जितने भी सैटेलाइट लग गए हैं वो यांत्रिक विधि से उनको निकालने में कितना खर्चा आएगा, लेकिन भारत का ज्योतिष विज्ञान गणित से इनको निकाल सकता है और निकालता है। और इनका इतना सरलीकरण था कि हमारे गांव के जो पंडित होते थे, सामान्य जनता होती थी, जो अनपढ़ होती थी, नहीं जानती थी, वो भी इन विज्ञानों का उपयोग करती थी। और अमावस और तिथियों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या बाध्यताएं होती हैं, कौन से कर्म किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते हैं, उनको हमारे ऋतुओं से, हमारे त्योहारों से, हमारे समाज से, हमारे उत्सवों से, हमारे उत्साह को जोड़ के जीवन में प्रयोग किया जाता था। और सूर्य, शनि, राहु, इनमें जो संबंध होते हैं या केंद्रोक्त योग होते हैं तो ज्वालामुखी के योग बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक अलग से और एक बात कहूँगा। आगे आजकल समाज में हिंदू धर्म को लेके बहुत तर्क वितर्क हो रहे हैं। दूध क्यों चढ़ाया जाता है, ये क्यों चढ़ाया जाता है, कुतर्क बहुत आ रहा है। मैं उन कुतर्कों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा तो खुद ही ये कहना है कि हरित भूमि तृण संकुलई समझ पर नहीं पंथ, ज्यों पाखंड विवाद से लुप्त होत सदग्रंथ। अगर हम पाखंडों पे विवाद करेंगे तो हमारे सदग्रंथों की हानि होगी, पाखंड की नहीं होगी।